हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव बाय नेचर। हम +1 में भी पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट। कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स? जिनके द्वारा किया गया काम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है और हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके कारण किसी लूप में लेके जा रहे हैं, क्लोज पाथ में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ वर्क डन कितना आता है? 0। अब हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को एक लूप के ऊपर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं कि टोटल वर्क डन कितना आएगा। पहले हम यूनिट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर गए थ्रू द पाथ L, तो वर्क डन क्या होगा? WAB थ्रू द पाथ L। WAB पर यूनिट चार्ज, क्योंकि हम एक यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो WAB/Q लिखा, और हम ये रिलेशन पहले से ही पढ़ चुके हैं कि WAB/Q किसके इक्वल होता है? VB माइनस VA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम उसी चार्ज को बैक डायरेक्शन में ला रहे हैं फ्रॉम B to A थ्रू द पाथ L'। पाथ चेंज कर दिया हमने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब हमारा वर्क डन कितना आएगा? WBA, हम B से A की तरफ गए, पर यूनिट चार्ज है, तो बाय Q, विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B, VA माइनस VB। ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली डेफिनेशन से आए थे हमारे पास फॉर्मूले। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? WAB/Q प्लस WBA/Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर VB से VB कैंसिल हो गया, VA से VA पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन कितना आ गया? 0। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है। अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डिफाइन तो हम कर चुके हैं, अब हम उसको डराइव करके देखेंगे। हमें किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, फोर्स हो, फील्ड हो, कब निकलती है? जब हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब आप देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। पॉइंट O के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। हमने एक पॉइंट P ले लिया जो कि O से R डिस्टेंस के ऊपर है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज Q। अब आप देख सकते हो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इट इज़ द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो हम एक कन्वीनियंट पाथ ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ। O से P को मिलाया, आगे तक बढ़ा दिया, लास्ट में क्या लिख दिया? इनफाइनाइट डिस्टेंस। उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया A, जो कि हमारे चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर है। एक पॉइंट लिया B, A और B के बीच का डिस्टेंस है dx। अब क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी फील्ड क्या होगी? पॉजिटिव से अवे। जिसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, तो आपने O को A से मिलाया और फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखा दी। तो अब हमें डेफिनेशन क्लियर है। हमें क्या निकालना है कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूँ, तो वो उसको इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जितना भी काम किया जाएगा, जितना वर्क डन होगा, वो क्या होगा? पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। तो अब सबसे पहले देखो, पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चार्ज Q है और पॉइंट A चार्ज से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? x। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q/4πε0 x²। और इसकी डायरेक्शन क्या है? OA प्रोड्यूस्ड, OA को आगे बढ़ाने पर। अब हम निकाल लेते हैं कि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से B तक लाना चाहते हैं। पहले हम थोड़ा सा वर्क डन निकाल लेते हैं कि पॉइंट चार्ज को हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जाना है? A से B। कितना डिस्टेंस है? dx। फील्ड कहाँ लग रही है? बाहर की तरफ। अब चार्ज जब यूनिटी होता है, तो फोर्स और फील्ड दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। तो वैसे तो वर्क डन निकालते समय हम फोर्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा? फील्ड। तो E डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू
ई डी एक्स कॉस ऑफ 180, क्योंकि ई डायरेक्शन बाहर की तरफ है और डी एक्स अंदर की तरफ है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया? माइनस ई इंटू डी एक्स। ऊपर से ई की वैल्यू पुट कर दो आप। अब क्योंकि ये एंटी पैरेलल थे इसीलिए हमने 180 डिग्री का एंगल लिया। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे कि हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट पी। तो हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया, डब्ल्यू आ गया, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से आर, क्योंकि हमारा जो पी पॉइंट था वो क्यू से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आर डिस्टेंस। तो इसको आपने सॉल्व करना है, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लिया, नीचे एक्स स्क्वायर था तो ऊपर ले आया इसको एक्स रेज टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट्स पुट करनी है। अब आप इसमें देख सकते हो एक्स रेज टू दी पावर -2 था, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स -2 + 1, एक पावर आपने ऐड कर दी तो एक्स रेज टू दी पावर -1 हो गया, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स वी डिवाइडेड इट बाय -1। अब लिमिट लगानी है इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, x -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, लिमिट लगा दी, पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट, 1/∞ 0 के इक्वल ले लिया हमने, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। निकाला तो हमने क्या था, ये वर्क डन, और यही वर्क डन पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया q/4 एप्सिलॉन नॉट आर। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आती है, अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, नेगेटिव। अब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। अगर हमारे स्पेस में बहुत सारे चार्जेस बिखरे हुए हैं और हम उन सब के कारण पोटेंशियल कहाँ निकालना चाहते हैं, पॉइंट ओ के ऊपर। तो अब आप देखो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो चार्ज क्यू और दूसरा डिस्टेंस, जहाँ आपने पोटेंशियल निकालना है वहाँ से चार्ज का डिस्टेंस। तो हमने पॉइंट ओ के ऊपर पोटेंशियल निकालना था, कोई Q1 चार्ज था, उसका ओ से डिस्टेंस कितना है, R1। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ड्यू टू Q1 एट पॉइंट O, V1 इज इक्वल टू चार्ज Q1/4 R1। इसी तरह से अगर Q2 चार्ज है तो वो पॉइंट O के ऊपर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, V2 इज इक्वल टू Q2/4 R2। इसी तरह जितने भी चार्जेस हैं सबके कारण हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और उनका सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे। यहाँ वेक्टर नहीं लगाना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के कारण है तो नेगेटिव। सिंपल अलजेब्रिक सम किया, कांस्टेंट टर्म्स को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया Q1/R1 + Q2/R2 अप टू सो ऑन। दिस इज द टोटल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट O। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो सकता है। पहले आप डायग्राम को अच्छे से देखो। हमने एक डायपोल लिया है ए बी, ए की साइड -Q चार्ज है और बी की साइड +Q चार्ज है। उसका सेंटर है पॉइंट O के ऊपर, ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस है 2a। तो अगर O सेंटर है तो AO और OB सेम है और दोनों स्मॉल a के इक्वल है। अब हमें किसी पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, O से लेके P तक के डिस्टेंस को अब हमने यहाँ पे क्या डिनोट किया है, स्मॉल r। अब आप देख सकते हो कि पोटेंशियल किसके कारण निकलता है, चार्ज के कारण। तो -Q चार्ज ए पॉइंट के ऊपर है, ए को P से मिला दिया, इस डिस्टेंस को R1 कह दिया, फिर पॉइंट B को P से मिला दिया और इस डिस्टेंस को कह दिया R2। अब हम निकाल लेते हैं कि -Q चार्ज P पॉइंट के ऊपर
कितना पोटेंशियल जनरेट करता है वो सिंबल हमने ले लिया V1। तो V1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -Q/4πε0 R1। अगर प्लस Q चार्ज के कारण है तो V2 क्या होगा Q/4πε0 R2। दोनों का अलजेब्रिक सम कर दो तो V कितना आ जाएगा V1 + V2। एक प्लस में था हमारा और एक माइनस में। तो हम क्या ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। पहले प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं माइनस सेकेंड टर्म दैट मीन्स 1/R2 - 1/R1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे अपने डायग्राम में पॉइंट ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप डायग्राम देख सकते हो पॉइंट ए से हमने ए सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर पी सी के ऊपर। पी से ओ की लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया था और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू पी डी और पी ओ। तो यहाँ पर एक एंगल मैंने थीटा शो कर रखा है दोनों साइड। ये एंगल 90 का हो गया जहाँ आपने परपेंडिकुलर डाला। छोटी छोटी दो ट्रायंगल्स बन गई हमारे पास। ट्रायंगल बन गई हमारे पास AOC और BOD। AOC और BOD ट्रायंगल्स में हम OC और OD निकालना चाहते हैं। OC इसमें बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो पहले आप देख लो ट्रायंगल AOC। AOC ट्रायंगल में OC बेस है, OA क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो OC/OA किसके इक्वल आ गया cos ऑफ थीटा। तो OC क्या होगा OA cos थीटा। OA की वैल्यू स्मॉल a पुट कर दी। इसी तरह से BOD ट्रायंगल में देखो BOD ट्रायंगल में OD बेस है OB हाइपोटेन्यूज है तो OD/OB किसके इक्वल होगा cos ऑफ थीटा। तो OD की वैल्यू भी क्या आ गई a cos थीटा। तो अब हम ये जो हमारे पास दो डिस्टेंस आए थे R1 और R2 हम इनको R की फॉर्म में लिखते हैं। अब ध्यान से देखो R1 डिस्टेंस उसको मैं क्या लिख सकती हूँ ये टोटल R डिस्टेंस था उसमें कुछ पार्ट ऐड हो गया। मतलब अगर R में मैं a cos थीटा ऐड कर दूँ तो वो किसके इक्वल लग रहा है हमें R1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर R में से a cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो किसके इक्वल लग रहा है आपको R2। तो यही वैल्यूज़ हमने रिप्लेस करनी थी। R2 को मैंने लिखा R - a cos थीटा। R1 को मैंने लिखा R + a cos थीटा। और ये दोनों वैल्यूज़ हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यू पुट कर दी 1/R - a cos थीटा -1/R + a cos थीटा। सॉल्व कर लो एलसीएम ले लिया एक टर्म कैंसिल हो गई बाकी क्या बचा V = Q × 2a cos of थीटा R² - a² cos² थीटा। अब आप देख सकते हो Q × 2a इसको तो हम P लिख सकते हैं तो इसको लिख दिया P cos थीटा। ये जो हमारी टर्म आ गई थी साथ में हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब एक कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पर। क्या कंडीशन लगा दी कि अगर R की वैल्यू a से काफ़ी ज़्यादा है तो हम a वाली टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया V = P cos थीटा R² 4πε0। अगर इसी को वेक्टर की टर्म में लिखना है तो डॉट वेक्टर के रूप में लिख दिया P वेक्टर डॉट R/ 4πε0 R²। दिस इज द कंप्लीट रिलेशन। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बारी आती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नाम से ही क्लियर है इक्वी मीन्स इक्वल। पोटेंशियल सरफेसेस ऐसा कोई सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो सेम हो। तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फिर से हमने पिछला ही फॉर्मूला उठाया। हमें पता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है VB - VA = WAB/Q। जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि ऐसा सरफेस जिसमें सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है अगर A और B पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 0। इसका मतलब WAB की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है
और उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर जा रहे हो, कहाँ पर, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन क्या रहेगा, ज़ीरो। वर्क डन का एक और फॉर्मूला भी होता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी एस। अगर हमारा चार्ज यूनिटी है तो हमको ई के इक्वल लिख सकते हो क्योंकि एफ की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, क्यू तो यूनिटी हो गया, तो इसका मतलब एफ और ई क्या होंगे, इक्वल। तो वर्क डन के फॉर्मूले, अगर यूनिट चार्ज है तो मैं एफ की जगह क्या ले सकती हूँ, ई ले सकती हूँ। खोल दो, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए तो वर्क डन कितना आया था, ज़ीरो। तो इसका मतलब ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता, एरिया वेक्टर भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों चीज़ें ज़ीरो नहीं हो सकती फिर क्या ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब एंगल कितना है, 90। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे हमें दो बातें पता चली, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ज़ीरो आएगा। दूसरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके देखेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि उसकी फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। उनकी कौन सी सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री। अब आप सोच के देखो, या आपने थ्योरम्स कर रखी होंगी नाइन्थ में, उसमें पढ़ा होगा कि सर्कल या स्फीयर के किसी पॉइंट के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आप क्या करते हो, उसको सेंटर से मिला देते हो और आगे बढ़ा देते हो, मतलब रेडियस खींच देते हो। तो ये रेडियल लाइंस तो हमने खींची हुई हैं, तो हमने इसके ऊपर छोटे छोटे कई स्फीयर ड्रॉ कर दिए। अब ये जो स्फीयर्स हैं वो क्या हैं, इन रेडियल लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये जितने भी मैंने डॉटेड स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब जैसे अंदर वाला है हमारा एक डॉटेड सर्कल, एक बाहर वाला, सबके पोटेंशियल एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक मैं यहाँ पर स्फीयर उठाती हूँ तो ये अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल। बस इसमें फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी सिमिलर टाइप के हैं, स्फेरिकल टाइप के हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया। आपको पता है डायपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इनकी फील्ड लाइंस वैसे तो स्फेरिकल सिमेट्री थी, अगर सिंगल चार्ज लेते हो तो यहाँ पर जो स्फीयर है वो इक्वली स्पेस्ड है हर जगह से, मतलब यहाँ गैप, यहाँ गैप, यहाँ सारी जगह गैप सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में गैप कम दिखाया। देखो यहाँ लाइंस ज़्यादा नज़दीक आ गई और यहाँ पर गैप ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया और फील्ड लाइंस क्राउडिंग हो गई, मीन्स एक दूसरे के नज़दीक आ गई। अगले कंसेप्ट में हमने क्या शो किया, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास, उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे। वैसे तो स्फेरिकल सिमेट्री है अलग से देखो तो, लेकिन जब हमने दो चार्जेस को नज़दीक रखा ये रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने के कारण बीच में यहाँ जो आपकी फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप बढ़ जाएगा। और अपोजिट साइड देखोगे तो यहाँ पर गैप की वैल्यू क्या है, कम है, और बीच में ज़्यादा। ये किसके कारण है, रिपल्सिव फोर्स के कारण। और यहाँ जो शेप बनी है वो किसके कारण बनी है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल के देखेंगे, कोई फॉर्मूला निकाल के देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लिए, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, डिफरेंट है। ए का पोटेंशियल है v और b का पोटेंशियल है v माइनस dv, मतलब ये पोटेंशियल ज़्यादा है और ये थोड़ा सा कम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव से अवे टुवर्ड द नेगेटिव, या कह सकते हैं
पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसको समवट पॉजिटिव मान सकते हैं हम, हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल। तो फील्ड हमेशा कहाँ होती है, हाई से लो की तरफ या डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में। तो फील्ड हमने दिखाई ए से बी की तरफ। अब हम क्या निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम ये बी से ए की तरफ आ रहे हैं, मतलब हम कोई चार्ज पार्टिकल है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन होगा डब्ल्यू बी ए। वैल्यू कितनी होती है, वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू तो वी है, वी बी की वैल्यू है वी माइनस डी वी। पुट कर दो। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डी वी के इक्वल। तो डब्ल्यू बी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, डब्ल्यू वी का दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। मींस अगर हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन क्योंकि यूनिट चार्ज है तो फोर्स की जगह फॉर्मूला क्या लगाया, क्यू इंटू ई। लेकिन Q की वैल्यू तो 1 है, तो F किसके इक्वल आ गया, E। रिप्लेस कर दिया, मीन्स मैंने F की बजाय क्या लिखा, E लिखा। खोल दिया, ई डी आर कॉस ऑफ 180। अब ये 180 क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऊपर की तरफ, मतलब A से B की तरफ, और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को लेके, B से A की तरफ नीचे। इसलिए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180। कॉस 180 कितना होता है, -1। तो अब इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर दो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। तो जब आपने बराबर में लिखा तो E की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी वी बाई आर डी आर। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल का डेरिवेटिव निकाल लूँ विद रिस्पेक्ट टू आर और नेगेटिव साइन लगा दूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये मैंने वही चीज़ें लिख रखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब ए से बी की तरफ होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब देखो इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर कूलम्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये फोर्थ है मेन कंसेप्ट इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें 2 ही पॉइंट चार्जेस हैं और उनकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर देखेंगे। जनरली हम डिफाइन कर रहे हैं क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस पॉइंट चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। मान लेते हैं स्पेस में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। किसी एक पॉइंट चार्ज को एक जगह रखते हैं, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उसके नज़दीक लेके आते हैं, तीसरे को उसके नज़दीक लेके आते हैं, चौथे को, जितने भी चार्जेस हैं उनका एक सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम का मतलब वो अब इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो जो ये सिस्टम बनाने के दौरान जितना भी हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन आपके सिस्टम की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये रिलेशन डेराइव करना है केवल 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q1 है, स्पेस में रख दिया हमने किसी पॉइंट O के ऊपर। अब कोई अनदर चार्ज पार्टिकल है मेरे पास Q2 जो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। तो अब इसको मेरे को क्या करना है, इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट P के ऊपर रखना है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो Q2 को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो हमें करना पड़ेगा एक वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू Q1। तो वही वर्क डन आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा या पॉइंट P का पोटेंशियल बन जाएगा। तो हमें फिर से पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है। पोटेंशियल का मतलब, अगर पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना, उसका मतलब क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक रखते हैं तो जितना वर्क डन किया जाएगा वो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पर हम यूनिट चार्ज को नहीं ला रहे, हम कितने चार्ज को ला रहे हैं, Q2 चार्ज को। तो इसका मतलब
हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज Q2। पहले ये देख लो फिर ऊपर वाला बताती हूँ। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, चार्ज Q2 से। ये इतना कंसेप्ट समझ में आया। अगर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते तो वो वर्क डन था V के इक्वल, लेकिन हम चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट P के ऊपर Q2, तो वर्क डन होगा Q2 इंटू V। अब देखो कि हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ लिया है। पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास चार्ज है Q1, वो अपने से R12 डिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, Q1/4πε0 R12। तो वर्क डन के फॉर्मूले में आप V की वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल टू Q2 तो था ही, V की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से। तो ये वर्क डन जो है आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो इसी यही वर्क डन W आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। हमने सिंबल चेंज कर दिया, U इज इक्वल टू Q1/4πε0 R12। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है 1 जूल। जनरली हम एक यूनिट यूज़ करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। थैंक यू।